हेलो एंड वेलकम टू बिटेनिंग। साथ में मिलके शुरू करते हैं ज़िंदगी की दूसरी इनिंग। और बहुत दिनों बाद लॉन्ग फॉर्म कंटेंट बना रहा हूँ। बहुत लोग मुझे मैसेज भी कर रहे हैं कि सर आजकल क्रिप्टो पे बात नहीं कर रहे हो, आजकल आप लॉन्ग फॉर्म कंटेंट नहीं बना रहे हो। तो दो वजह हैं। सबसे पहले इमेजिन करिए कि एक आप मैदान के अंदर हैं और उस मैदान के अंदर एक तालाब है और तालाब के अंदर कमल के फूल खिले हुए हैं या कोई भी बहुत अच्छे से फूल आप देख रहे हो, गार्डन मतलब खिल रहा है और आप उस तालाब के किनारे बैठ के उसकी खूबसूरती को निहार रहे हो। और तभी आप हल्का सा अपनी राइट साइड में देखते हो तो देखते हो कि लाशें बिछी हुई हैं। इधर-उधर जंग गिर रही है, कहीं पे स्कूल पे बम गिर रहे हैं, कहीं पे कुछ हो रहा है, कहीं पे कुछ हो रहा है। और आप कहते हो ओह! नहीं, मैं तो खूबसूरती निहारने के लिए तो पैदा हुआ हूँ। मेरे सामने जो है बहुत खूबसूरत सा एक तालाब है जिसमें कमल के फूल खिले हुए हैं। तो एक तरीका तो ज़िंदगी को जीने का ये होता है और दूसरा तरीका ये होता है कि नहीं यार, जो आस-पास हो रहा है उसका आकलन करके उसकी सही जानकारी देना। इस टाइम जो दुनिया की सबसे बड़ी प्रायोरिटी बिटकॉइन नहीं है। इस टाइम जो दुनिया की सबसे बड़ी प्रायोरिटी है कि सही बात और उसका सही आकलन, सही एनालिसिस करके आप तक इन्फॉर्मेशन को देना। अल्टीमेटली जो जियोपॉलिटिक्स है, जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है, उसका इम्पैक्ट बिटकॉइन पे तो पड़ता ही पड़ता है ना। अगर आप ये सोच रहे हो कि बिटकॉइन पे मैक्रो इकोनॉमिक्स का इम्पैक्ट नहीं पड़ता, जियोपॉलिटिक्स में जो दुनिया में इस वक़्त हो रहा है उसका इम्पैक्ट नहीं पड़ता, तो आप बिल्कुल फिर नादानी वाली बातें कर रहे हो। मैं आपको एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल देता हूँ। अभी आपने रिसेंटली एक चीज़ खबर देखी होगी कि ईरान जो है वो जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से जब तेल निकालने दे रहा है कि चलो तेल ले जाओ, तो या तो वो डिजिटल युआन में ले रहा है पेमेंट और कुछ लोग कह रहे हैं कि वो क्रिप्टो में भी ले रहा है। अभी ये क्लियर नहीं है कि वो कौन से क्रिप्टो ले रहा है क्योंकि वो स्टेबल कॉइन्स में भी ले रहा है, लेकिन स्टेबल कॉइन में लेना उसके लिए बहुत बड़ा रिस्क है क्योंकि स्टेबल कॉइन्स यूएसडीटी, यूएसडीसी हम सबको पता है कि फ्रीज़ हो जाते हैं। तो वो इतना बड़ा रिस्क ले ज़रूर रहा होगा, लेकिन फिर भी वो अभी डिजिटल युआन या युआन के अंदर वो पेमेंट ले रहा होगा। अब इसमें इमेजिन करिए कि कल को बहुत सारी कंट्रीज़ जो कि वो रेजिस्टेंस शो करती हैं कि जी हम युआन के अंदर पेमेंट नहीं करेंगे या युआन हमारे पास इतना नहीं है। या कल को एक ऐसी स्थिति बनती है कि न्यूट्रल करेंसी यूज़ करो, ठीक है? आप क्यों युआन के अंदर पेमेंट ले रहे हो? तो कहेगा मेरी करेंसी की तो वैल्यू है नहीं खुद की ईरान की, तो कहेगा कि भाई कौन-सी है वो न्यूट्रल करेंसीज़? इमेजिन करिए कि कल को बिटकॉइन एक न्यूट्रल करेंसी बन जाती है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खोलने के लिए, इमेजिन। तो क्या होगा फिर? अब आप कह रहे थे कि यार बिटकॉइन की बात करो, बट मैं तो कह रहा हूँ कि अगर हम इन चीज़ों पे नज़र रखें कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़, जियोपॉलिटिक्स, तो उसका सीधा-सीधा असर बिटकॉइन पे पड़ेगा, सीधा-सीधा असर क्रिप्टो पे पड़ेगा। अब आप बात को समझ पा रहे होंगे मैं क्या कह रहा हूँ। सो इस वक़्त क्या है कि दुनिया की जो जियोपॉलिटिकल सिनेरियो है उसका क्विक अपडेट्स मैं आपने देखा होगा यूट्यूब शॉर्ट्स पे आपको मिलते रहते हैं। अगर आपने यूट्यूब शॉर्ट्स पे आपको मिलते हैं तो कमेंट करके बताइएगा कि आप मेरे यूट्यूब शॉर्ट्स को देख रहे हैं? ख़ासकर ये मैं पूछ रहा हूँ अपने फॉलोवर्स से जो मेरे पुराने फॉलोवर्स हैं, जो मुझे क्रिप्टो के लिए जानते हैं। क्या वो मेरे रेगुलर देख रहे हैं यूट्यूब शॉर्ट्स पे? नंबर 1 आप स उसको एप्रिशिएट कर रहे हो, आपको अच्छा लग रहा है। और तीसरी चीज़ ये कि मैं क्रिप्टो पे भी रेगुलर चीज़ बनाऊँगा। एक बारी सिनेरियो बदलता है, जैसी चीज़ें चेंज होती हैं, वी विल बी बैक ऑन क्रिप्टो, हम उसकी बात ज़्यादा करेंगे। लेकिन इस वक़्त दुनिया की हर पल की जो खबरें हैं, आप देख रहे हो वो इस टाइम जियोपॉलिटिक्स, मैक्रो, वॉर और इन सब चीज़ों का बिटकॉइन, क्रिप्टो पे सीधा असर है। अब जैसे कि मैं आपको क्लासिक आज ही का अगर मैं वीडियो शेयर करता हूँ, स्क्रीन को शेयर करते हैं कि आज आपने देखा कि बिटकॉइन $70,000 के ऊपर गया, थोड़ा-सा क्यों गया? भाई सीधी-सी बात है कि बिटकॉइन $70,000 पे इसलिए गया था कि अचानक ये लगा कि रॉयटर्स की खबर आई कि कुछ सीज़ फायर हो सकता है। अब ये सीज़ फायर होता है, नहीं होता है, वो बात अलग है, लेकिन आप देख रहे हो कि पल-पल भर की खबरें बिटकॉइन को भी तो इम्पैक्ट कर रही हैं। तो अगर ये सीज़ फायर हो जाता है, वॉर रुक जाती है, तो ऑब्वियसली इसका सबसे बड़ा जो फ़ायदा होगा, वो बिटकॉइन को होगा, मार्केट्स को होगा। अब नुकसान कहाँ पे हो रहा है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। जैसे सबसे बड़ी 2026 के अंदर कोई रेट कट नहीं होगा। और ये आपका जो बेटिंग मार्केट है, कल-शी 40% लोगों का मानना है कि देयर वोंट बी एनी रेट कट, ज़ीरो रेट कट होगा 2026 के अंदर। तो
ज़्यादातर लोग का अगर मानना है कि रेट कट नहीं होंगे तो इसका मतलब मार्केट में लिक्विडिटी हिट करेगी तो क्या होगा? जब मार्केट में लिक्विडिटी नहीं होगी, जब कैश नहीं आएगा, जब कैपिटल नहीं आएगी, मार्केट के अंदर रेट कट्स नहीं होंगे तो लोग क्या होगा? लिक्विडिटी लो होगी तो आपका बिटकॉइन और गोल्ड दोनों पे फ़र्क पड़ेगा और गोल्ड पे ऑलरेडी पड़ रहा है। गोल्ड पे इसलिए भी पड़ रहा है कि टर्की वगैरह अपना वो भी वॉर से रिलेटेड इश्यू है। अब आप समझ रहे हैं कि टर्की इसलिए बेच रहा है अपना सोना क्योंकि उसकी करेंसी बहुत डाउन हो गई है डॉलर के सामने। डॉलर इतना मजबूत क्यों हो रहा है? क्योंकि वहाँ पे रेट कट्स नहीं हो रहे हैं, रेट हाइक होने की बातें हो रही है तो डॉलर स्ट्रांग हो रहा है, बाकी दुनिया की करेंसीज वीक हो रही हैं। टर्की की करेंसी ऑलरेडी 97% हो गई है, 16 सालों में गिर गई है डॉलर के सामने, तो अपनी करेंसी की वैल्यू को रिटेन करने के लिए वो गोल्ड को बेच रहे हैं। गोल्ड को बेचने के बाद जो डॉलर मिलेंगे उससे अपनी करेंसी को बाय करेंगे। अपनी करेंसी को बाय करेंगे तो थोड़ी उसकी वैल्यू रिटेन करेगी डॉलर के सामने और फिर वो उसको तेल खरीदने में या और चीज़ों में अपनी करेंसी को वैल्यू करने के लिए उसको एक स्ट्रेंथ देने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। तो वॉर का सीधा-सीधा इम्पैक्ट है। तो वॉर का आपके बिटकॉइन पे, क्रिप्टो पे सीधा-सीधा असर है। आपने सामने खबर देखी, ठीक है? और वॉर का सीन क्या है कि हर पल बदल रही है वॉर। अगर आप देखो तो मार्च 21 को 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया था। मार्च 23 को 5 दिन से पोस्टपोन कर दिया। मार्च 26 को नई डेडलाइन दे दी 10 दिन की ट्रंप ने। 4 अप्रैल को 48 घंटे की वार्निंग दे दी। 5 अप्रैल को 7 अप्रैल तक के लिए मतलब हर दिन डोनाल्ड ट्रंप बदल रहा है। डोनाल्ड ट्रंप तो मतलब मैं क्या ही बोलूँ कि इसने लिटरली ट्विटर पे गालियाँ इस्तेमाल करी हैं। गालियों पे उतर आया है। फ्रस्ट्रेशन की ये हालत हो गई है। अब ऐसे आदमी से क्या ही आप नेगोशिएट करोगे? ईरान की गलती नहीं है इसमें क्योंकि ईरान नेगोशिएट करे तो किस आदमी से करे? इन इस चीज़ पे जो हर दिन उसकी एक नई स्टेटमेंट आ रही है, मार्च 23 को अलग बात कर रहा है, 26 को अलग कर रहा है, 4 को अलग कर रहा है, 5 को अलग कर रहा है। आप नेगोशिएट करेंगे तो किससे करेंगे? आप बताओ? और इस टाइम जो सबसे बड़ा खतरा बढ़ा है ना, जिस चीज़ के लिए मैंने आज ये वीडियो बनाया, जो आपको पता लगना चाहिए और ये भी वॉर की वजह से ही है, ठीक है? तो अब सबसे बड़ा जो खतरा है, वो दोबारा से फाइनेंशियल क्राइसिस आ सकती है और मैं इसको थोड़ा-सा एक्सप्लेन करता हूँ। तब आपको मैं ये डेटा बताऊँगा, तब आपको ये चीज़ ज़्यादा समझ में आएगी। सो 2008 में भी जब फाइनेंशियल क्राइसिस आई थी ना, तो वो प्राइवेट क्रेडिट फंड की वजह से आई थी। प्राइवेट क्रेडिट फंड्स होते क्या हैं? मैं इसको थोड़ा-सा समझा देता हूँ। होता क्या है कि मार्केट में ना सबको बैंक्स जो होते हैं वो लोन नहीं देते हैं। खासकर जैसे वो जो कंपनी रिस्की लगती है ना बैंक्स को, वो उनको लोन नहीं देती है। कहती नहीं भैया तुम रिस्की हो। अब ये मिड साइज़ कंपनीज़ होती हैं। ये क्या करती है, प्राइवेट क्रेडिट फंड्स के पास जाती हैं। प्राइवेट क्रेडिट फंड्स होते क्या हैं? बेसिकली ये पहले तो इसमें इंस्टीट्यूशंस नहीं होते थे। आज की डेट में इसमें ब्लैक रॉक भी है, ब्लैकस्टोन भी है, अपोलो है, बड़े-बड़े नाम हैं। ये क्या करते हैं कि एचएनआईज़ और वेल्दी लोगों को बोलते हैं कि यार हमें पैसा दो, हम तुम्हारा पैसा ना मिड साइज़ कंपनियों में लगाएँगे, जिनको बैंक लोन नहीं देता। वहाँ से ना 11-12% का वो मिलता है इंटरेस्ट। तुम्हारे पैसे पे तुम्हें मिलता है 1-2% जब तुम बॉन्ड पे लगाते हो 3% 4%। अरे तुम कमाओ ना 8-11%, हम कमा के देंगे, हमें पैसे दे दो। ये वेल्दी लोग क्या करते हैं, बड़े-बड़े ये पैसा देते हैं प्राइवेट क्रेडिट फंड को, ये आगे रिस्की कंपनियों में पैसा लगा देते हैं और मोटा इंटरेस्ट कमाते हैं। ये जो अमीर लोग होते हैं, जो प्राइवेट क्रेडिट फंड में पैसा लगाते हैं ना, तो ये 5% इनको 1 क्वार्टर में निकालना अलाउड होता है। मैक्सिमम 4%, 5%, 3%। और ये गेम चल रही होती है। अच्छा, इन अमीर लोगों को पैसे की ज़रूरत होती नहीं है। हर क्वार्टर इनका थोड़ा-थोड़ा करके पैसा आ रहा होता है। अपना बढ़िया इनका काम चल रहा होता है। अब ये प्रॉब्लम तब होती है जब वॉर जैसी कोई ये सिचुएशन आती है या 2008 में जैसे सब प्राइम मॉर्गेज की जो क्राइसिस आई थी, रिस्की लोन्स बैंक्स ने बाँट रखे थे, और मनी प्रिंटिंग दबा के हो रही होती है। जब भी कोई मार्केट के अंदर कोई अनप्रेसिडेंटेड इवेंट आता है, जैसे इस टाइम वॉर चल रहा है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का इश्यू चल रहा है, तो ये जो अमीर लोग होते हैं इनको डर लगने लगता है कि यार ऐसा है, पता नहीं हमारा पैसा डूब ना जाए, पैसा निकाल लो। तो ये क्या करते हैं, दबा के ना विथड्रॉल करने की कोशिश करते हैं। जब ये विथड्रॉल करने की कोशिश करते हैं तो प्राइवेट क्रेडिट फंड के पास पैसे ही नहीं होते। उसके उसने पैसे लेके आगे लोन बाँट चुका होता है। जब आगे उसने लोन बाँटा हुआ होता है और तब उससे लोग कैश माँगते हैं तो कहता है भाई मेरे पास तो पेपर एग्रीमेंट है, मैं इसे किसी और को बेच देता हूँ। वहाँ से बेच के जो पैसे आएँगे मैं तुम्हें दे देता हूँ। तो सपोज़ करो कि प्राइवेट क्रेडिट फंड ने के पास 1 करोड़ रुपया था, उसने 1 करोड़ रुपया आगे बाँट रखा था। 1 करोड़ रुपया लेके जब वो मार्केट में जाता है कि यार मेरे पास एग्रीमेंट्स हैं, मैंने मार्केट से 1 करोड़ रुपए लेने हैं, कोई मेरा ये एग्रीमेंट खरीदेगा?
तो मार्केट में कुछ लोग कहते हैं कि भाई खरीदेंगे लेकिन हालात खराब है, 50 लाख का लेंगे। 50 लाख का 1 करोड़ का एग्रीमेंट है भाई, ऐसे ही है, मार्केट में हालात खराब है, तुमने जिन कंपनियों में लगाया है वो भी रिस्की हैं। तो अचानक जो ये एग्रीमेंट होता है, ये जो एसेट था, ये इसकी बिकवाली लॉस में होने लगती है। इन्वेस्टर इम्पेशेंट होता है, वो पैसा माँग रहा होता है, ये पैसा दे नहीं रहे होते हैं, फिर जब बहुत सारे लोग पैसा माँगते हैं एक साथ, तो ये प्राइवेट क्रेडिट फंड कोलैप्स कर जाता है। यही 2008-7 में हुआ था, फिर 2008 में लीमन ब्रदर्स जो बड़ा बैंक फिर फेल हुआ, उसके बाद आपने देखा फाइनेंशियल क्राइसिस आ गई। इस टाइम भी सेम सिचुएशन है, 2026 के अंदर 6-7 प्राइवेट क्रेडिट फंड्स हैं, उनके उनसे मोटे लेवल पे उनसे पैसे माँगे जा रहे हैं, वो पैसे दे ही नहीं पा रहे हैं, और पैसे दे ही नहीं रहे हैं, उसके बाद जिमी डाइमन और बहुत सारे लोगों का कहना है कि प्राइवेट क्रेडिट फंड की क्राइसिस सर पे आ चुका है, $2 ट्रिलियन वाइप आउट होने वाला है। अगर ये होता है तो फाइनेंशियल क्राइसिस आ जाती है। फाइनेंशियल क्राइसिस आएगी तो आप समझ सकते हो कि पिछली बार जब फाइनेंशियल क्राइसिस आई थी 2008 में, तो $5 ट्रिलियन लगे थे इकोनॉमी को रिवाइव करने में। इस बार अगर फाइनेंशियल क्राइसिस आ गई, तो आप समझो कि किस लेवल के पैसा चाहिए होगा और किस तरीके से मार्केट्स के अंदर जो फाइनेंशियल मार्केट्स कोलैप्स कर सकती हैं, बड़ी-बड़ी कंपनीज़, बड़े-बड़े बैंक्स, जब इनके अंदर होड़ मचेगी, जब एक साइकोलॉजिकल पैनिक क्रिएट हो जाएगा कि हाय रे मेरा पैसा, हाय रे मेरा पैसा। हर बंदा अगर अपने बैंक के चौराहे पे, बैंक की दहलीज पे जाके खड़ा हो जाएगा और पैसे माँगने लगेगा, अपना पैसा निकालने लगेगा, तो जैसे लीमन ब्रदर का क्राइसिस हुआ था, वैसे इस बार भी अगर क्राइसिस होता है, तो आप सच सोच सकते हो कि किस तरीके का बड़ा इम्पैक्ट आ सकता है मार्केट में। पहले से अब में मार्केट साइज़ बहुत बड़ी हो चुकी है। सिर्फ प्राइवेट क्रेडिट फंड जो है, अब $2 ट्रिलियन का है। तो आप सोचिए कि अगर $2 ट्रिलियन का वाइप आउट होता है और कोई बड़ा बैंक अगर फॉल हो जाता है, तो किस लेवल का फाइनेंशियल क्राइसिस आ सकता है। और आप जानते हो कि पूरी दुनिया का पैसा एआई की कंपनीज में लगा हुआ है, और अगर ये स्टॉक मार्केट्स भी क्रैश होती हैं, तो किस लेवल का आपका इम्पैक्ट आ सकता है। तो ये है वॉर का इम्पैक्ट। आप देखना चाहते हो विद एग्जांपल्स, तो मैं आपको एग्जांपल्स भी दिखा देता हूँ। आप ये देख सकते हो कि ये विथड्रॉल्स देख रहे हो आप? सब कुछ ठीक चल रहा था 2024 में, 1.5% ये आराम से लोग पैसे निकाल रहे थे। 2026 में देखिए सब रेड है, 21% निकाल रहा है इस वाले ब्लू आउल में से, 40% निकाल रहा है ब्लू आउल में से लोग। ये बहुत रिप्यूटेड फंड है ब्लैकस्टोन का, वहां से भी 8% निकाल रहे हैं। एचपीएस लैंडिंग से, अपोलो बहुत रिप्यूटेड फंड है, वहां से 12%, 5-5% की कैपिंग है, और 12% लोग फंड निकाल रहे हैं, और अभी ये बढ़ने वाला है क्योंकि पैनिक हो रहा है, क्योंकि ब्लू आउल 40% इसने कैपिंग लगा दी। और ब्लू आउल के साथ साथ मैं आपको और भी चीजें दिखाता हूँ। आप यहाँ पे भी देख सकते हो कि यहाँ पे आप देख रहे हो कि ब्लू आउल से 2000, ये ग्रीन वाले का मतलब है 2025 क्वार्टर 3 2025 में ये विड्रॉल था। ऑरेंज का मतलब है क्वार्टर 4 2025 में ये विड्रॉल है। और अचानक 2026 में आप ये रेड लाइन देख रहे हो, कितना बड़ा विड्रॉल है। और हर फंड के अंदर से आप देख रहे हो ये रेड लाइन, हर फंड के अंदर से पैसा निकाला जा रहा है, पैनिक पड़ रहा है। जेमी डाइमन का कहना है कि प्राइवेट क्रेडिट फंड जो है वो बहुत बड़ा रीजन बन सकता है, बहुत, और वो उस ही इज गेटिंग फियर्ड अबाउट इट। एक और फंड है, अभी जब मैं वीडियो बना रहा था तो सिर्फ आधे घंटे पुरानी न्यूज़ है कि बारिंग प्राइवेट क्रेडिट फंड जो है बेरिंग, इसमें से भी 11.3%, 5% की कैपिंग लगा रखी है, और 11.3 का इसमें से शेयर्स निकाले जा रहे हैं। वॉरेन बफे कह रहा है कि 5-6% मार्केट टूटी, अभी तो कोई मार्केट थोड़ा ना टूटी। जब से मैं बर्कशायर का मैंने टेक ओवर किया था, 3 बारी मैंने मार्केट को 50% टूटते हुए देखा है अपनी लाइफ में। तो हम 6% के 5% के लिए पैसा नहीं लगाते हैं, हम सही वक्त का इंतजार कर रहे हैं। तो इवन ही थिंक्स दैट मार्केट इज गोइंग टू रियली कोलैप्स। आप बात को समझ रहे हैं? तो इसलिए वॉर को कवर कर रहा हूं, क्योंकि वॉर इन सब चीजों को इम्पैक्ट कर रही है। अगर वॉर को आप समझ जाओगे, वॉर के ट्रेंड को समझ जाओगे, तो अपने फाइनेंस को समझ जाओगे। इसलिए कहता हूं कि आप मुझे इंस्टाग्राम पे अगर फॉलो नहीं करते हो तो बिटनिंग इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए। यूट्यूब शॉर्ट्स पे मैं रेगुलर हूँ। सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, अगर सब्सक्रिप्शन आपने सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया हुआ है। अभी पिछले कुछ दिनों में ये भी खबर आई थी कि कॉइन डीसीएक्स के जो फाउंडर्स थे बेचारे, उनको भी जेल जाना पड़ा फॉर नो रीजन यार। इम्पर्सोनेशन से बचिए। मैं भी अभी पीछे कुछ दिन पहले एक हैकर ने ऑलमोस्ट मेरे अकाउंट को हैक कर दिया था। एक बहुत बड़े आदमी ने मुझे रीच आउट किया, मैं उसका फ़ैन था। उसने कहा भाई मैं आपका बहुत बड़ा अच्छा काम कर रहे हो आप। उसने मेरे से 2-3 सवाल पूछे, मैंने उसका जवाब दिए, वो इम्प्रेस हुआ, मैं भी इम्प्रेस हुआ। उसने बोला यार पॉडकास्ट करोगे मेरे साथ कल? मैंने कहा हाँ कर लूँगा।
अगले दिन पॉडकास्ट था, उसने मेरे को डीएम पे प्राइवेट में लिंक भेजा। लिंक पे मैंने क्लिक किया, जैसे ही क्लिक किया तो उसने बोला कि ये रिकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर है, फ़ाइल को डाउनलोड कर लो, मैं वेट कर रहा हूँ, जल्दी आ जाओ। मेरे दिमाग में बस इतना सा आ गया कि यार ये फ़ाइल को डाउनलोड करने को क्यों कह रहा है? मैं कोई भी फ़ाइल ऐसे डाउनलोड नहीं करता हूँ, मतलब आपको भी नहीं करना चाहिए। बस वहीं मेरा दिमाग चला, मैंने उसको बोला एक वीडियो कॉल कर लें? बस वहाँ से कोई रिप्लाई नहीं आया, मैं समझ गया ये हैकर था। बाद में मैंने देखा उस बंदे का अकाउंट जो है हैक हुआ हुआ था। तो इम्पर्सोनेशन और ये सब चीज़ें बहुत चल रही हैं, कॉइनडीसीएक्स के भी बेचारों की कोई गलती नहीं थी, उनके किसी एक हैकर ने coindcx.pro करके कोई वेबसाइट बनाई थी, इनकी एक्चुअल वेबसाइट है coindcx.com और उस बंदे को किसी ने 71 लाख रुपए दे दिए, जिसके 71 लाख रुपए गए उसने केस कर दिया। फ्राइडे को पुलिस ने इन दोनों फाउंडर्स को उठा लिया, सैटरडे संडे कुछ हो नहीं सकता था। 2 दिन बेचारे उसके अंदर रहे, मंडे को छोड़ दिया गया क्योंकि केस बोगस था, उनका इसमें कोई रोल नहीं था। तो इम्पर्सोनेशन के जो केसेज़ हैं, खासकर अगर आप क्रिप्टो में भाई सँभलिए। मुझे बाइनेंस का ये बहुत अच्छा लगता है, जैसे बहुत लोग बाइनेंस यूज़ करते हैं। गाइस बाइनेंस का ना ये बाइनेंस वेरीफाई है, ठीक है? लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। जब भी आपको कोई बाइनेंस का बंदा रीच आउट करे ना, तो वेब्स ईमेल के थ्रू करे, फेसबुक के थ्रू करे, इंस्टाग्राम के थ्रू करे, लिंक्डइन, फ़ोन नंबर, ट्विटर, टेलीग्राम, टिकटॉक, यूट्यूब, उसको आपने सिर्फ़ यहाँ कॉपी पेस्ट कर देना है। जैसे सपोज़ किसी ने आपको ट्विटर के थ्रू किया, तो उसका यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दो उसका यूज़र नेम, टेलीग्राम का यूज़र नेम, व्हाट्सऐप का फ़ोन नंबर, जो भी चीज़ से आपको किया, आप यहाँ करके सर्च कर लो, बाइनेंस बता देगा कि ये फेक है कि नहीं। तो कभी भी कन्फ्यूज़न हो तो इस तरीके से बाइनेंस पे आप वेरीफ़ाई कर लो। जैसे ही आपको लगता है कि फेक है, तो उनके कस्टमर केयर पे जाके इन्फॉर्म कर दो, वो उसके अगेंस्ट एक्शन लेंगे और आप बच जाओगे। कहीं पे भी कोई कन्फ्यूज़न हो तो बाइनेंस वेरीफ़ाई को यूज़ करना है। और अगर स्पेशली अगर आप क्रिप्टो में, डिजिटल फाइनेंस में हो, तो आपको अवेयर होना है। कोई भी फ़ाइल अननेसेसरी आपको कोई क्यूआर कोड बोले तो डाउनलोड नहीं करनी, कोई अननेसेसरी फ़ाइल भेजे तो डाउनलोड नहीं करनी। मतलब बहुत ध्यान से चलना है आपको इस स्पेस पे, ठीक है? सो रॉयटर्स की भी खबर है 1 घंटे पुरानी, ये मैं बात कर रहा था प्राइवेट क्रेडिट फंड की। सो गाइज़ ये था आज की अपडेट, ठीक है? कैसे लगे आज के अपडेट? आप चाहते हो मैं रेगुलर लॉन्ग फॉर्म बनाऊँ? या मैं यूट्यूब आप मुझे देख रहे हो वो पसंद आ रहा है? या नहीं लॉन्ग फॉर्म भी सर सुनना है आपको, अच्छा लगता था, तो मैं आपके लिए बनाऊँगा। डेली नहीं, अब एटलीस्ट हफ्ते में 3-4 दिन। जो भी आपका एक एक्सपीरियंस है, एक बारी कमेंट करके बताइए। ठीक है? मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक थैंक यू वेरी मच।